गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवांक उर्दू लेसन्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान विषय में पढ़ेंगे आज हम लेसन 1, जिसका नाम है भारत और विश्व। तो जैसा कि पाठ का नाम है, आप जानते हैं भारत। भारत मीन्स हमारा देश भारत। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। और विश्व, विश्व मीन्स वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स दुनिया। तो यानी इस पार्ट में आज हम अपने देश भारत और वर्ल्ड मीन्स दुनिया के बारे में जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि बच्चों कक्षा 6 में आप भारतीय संस्कृति और इतिहास के बारे में पढ़कर आए हैं। अब हम इस क्लास में यानी कि आपकी कक्षा 7 में आप मध्यकाल के इतिहास तथा संस्कृति का अध्ययन करेंगे या इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि सामान्यतः इतिहास के अध्ययन को 3 भागों में बांटा जाता है। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि जो इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 प्राचीन काल, नंबर 2 मध्यकाल, नंबर 3 आधुनिक काल। तो ये जो इतिहास का विभाजन है यह 3 कालों में किया गया है। अब यह विभाजन क्यों और कैसे किया गया है, यह भी हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो किसी देश या स्थान विशेष में मानव सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें जब आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो पूर्व की स्थिति को बदल देते हैं, तब एक नए काल का आरंभ माना जाता है। तो अब मैं आपसे यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमने चूंकि आपको बताया कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन से? पहला प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो अब इसका विभाजन किस प्रकार किया गया है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी देश में या किसी स्थान विशेष में मानव सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया चलती है, यानी कि मानव जो विकास करता है और वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और फिर वह विकास की प्रक्रिया से उस जगह पर आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र में बदलाव आते हैं। परिवर्तन मीन्स बदलाव आते हैं और वह पहले की स्थिति को बदल देते हैं। यानी जो स्थितियां पहले थीं उनसे स्थितियां वर्तमान में बदल जाती हैं। तब हम कहते हैं कि एक नए काल का आरंभ हुआ। तो यहाँ पर एक शब्द आया है काल। काल का मतलब होता है समय, यानी फिर एक नए काल का आरंभ होता है। यदि मैं आपसे संक्षेप में कहूँ तो इतिहास का 3 कालों में किया गया विभाजन मानव की प्रकृति व परिवर्तन की सीढ़ियाँ या सोपान है। यानी अगर हम इसको छोटे रूप में कहें तो जो इतिहास का जो विभाजन वो 3 कालों में किया गया है, वह मानव की प्रगति और परिवर्तन की सीढ़ियां या फिर सोपान है, यानी उसकी शुरुआत है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यह है कि विश्व के सभी स्थानों में यह परिवर्तन एक ही समय में हुए हों, यह नहीं कहा जा सकता। यानी कहने का मतलब यह है या तात्पर्य यह है कि पूरी दुनिया में एक ही समय में एक साथ परिवर्तन हुए, यह जरूरी नहीं है। अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, क्योंकि सभी देशों की, सभी स्थानों की अलग अलग जलवायु होती है, अलग अलग वहाँ का मौसम होता है, अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। इसलिए सब दुनिया में अलग अलग देशों में परिवर्तन, विकास अलग अलग समय में होते हैं। हमारा देश भारत, यहाँ की जलवायु, यहाँ की परिस्थितियाँ दुनिया के दूसरे देशों से अलग हैं। तो ये हमारे देश में भी अलग समय में यहाँ पर बदलाव हुए, उन देशों में अलग हुए। तो भारत में जो मध्यकाल है, मध्यकाल मीन्स बीच का समय। ऊपर हमने आपको बताया कि इतिहास का जो विभाजन है वह 3 कालों में किया गया। पहला प्राचीन काल, जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़कर आए हैं, और फिर दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो तीनों का मतलब, प्राचीन काल मीन्स क्या होता है? प्राचीन काल मीन्स जो कि आप
पहले का जो समय था उसे हमने प्राचीन काल का नाम दिया गया। दूसरा जो है इतिहास का जो समय, उसे हमने कहा मध्यकाल। मध्य मीन्स होता है बीच का। आपने सुना भी होगा, जो कोई भी वस्तु होती है या कोई भी समय या किसी भी चीज का जो बीच का क्षेत्र होता है या समय होता है, उसे हम कहते हैं मध्य। मध्य इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटर। तो ऐसे ही इतिहास का जो विभाजन है, तो बीच का जो समय रहा उसे नाम दिया गया है इतिहासकारों ने मध्यकाल। मध्यकाल। और चूंकि इस पार्ट में हम मध्यकाल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो भारत में जो मध्यकाल है यानी बीच का जो समय, पहले का समय सबसे प्राचीन समय और उसके बाद का जो समय आया उसे हमने मध्यकाल का नाम दिया। तो मध्यकाल यानी बीच का समय। तो भारत में मध्यकाल का आरंभ 8वीं शताब्दी में माना जाता है या माना गया है, जबकि यूरोप के देशों में मध्यकाल का आरंभ 5वीं शताब्दी में माना गया है। यानी हमारा जो देश है भारत, उसमें जो मध्यकाल की शुरुआत हुई वह 8वीं शताब्दी। शताब्दी मीन्स होता है 100, और तो हमारे देश में 8वीं यानी कि सन 800 के बीच हुआ। और यूरोप एक महाद्वीप है, आप सबने पढ़ा होगा कक्षा 6 में। तो यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं वहां पर मध्यकाल का आरंभ 5वीं शताब्दी से माना जाता है। यानी कि हमारे देश में बाद में 300 वर्ष बाद में माना गया है मध्यकाल का आरंभ। यानी 5वीं और 8वीं के जो बीच का अंतर है वह 8वीं शताब्दी और 5वीं शताब्दी यानी 300 वर्ष का अंतर है। तो हमारे देश में मध्यकाल का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना गया और यूरोप के देशों में 5वीं शताब्दी में माना गया है, यानी कि सन 500 के आसपास। तो इस तरह हमने यह समझने की कोशिश की यहाँ पर कि इतिहास को जो विभाजन है समय का वह किस आधार पर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत के मध्यकाल को भी पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। यानी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मध्यकाल। तो जो मध्यकाल है उसका हमारे देश में विभाजन 2 भागों में किया गया है। कौन कौन से? नंबर 1 पूर्व मध्यकाल, जो कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा। दूसरा उत्तर मध्यकाल, जो कि 13वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक रहा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश भारत में मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला पूर्व मध्यकाल यानी पहले का मध्यकाल, और बाद का जो है उसको उत्तर मध्यकाल। तो अब यहाँ पर मैं आपको उत्तर और पूर्व मध्यकाल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। पूर्व मध्यकाल मीन्स पूर्व मध्यकाल यानी कि पहले के मध्यकाल का समय, यानी जो पहले का समय गुजर गया उसे नाम दिया गया पूर्व मध्यकाल। और फिर उसके बाद जो जैसे जैसे विकास होता गया उसे नाम दिया गया उत्तर मध्यकाल यानी बाद का मध्यकाल। तो इस तरह मध्यकाल का विभाजन भारत में 2 भागों में किया गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। मध्यकालीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास से अनेक प्रकार से भिन्न है। यानी हमारे देश में जो प्राचीन काल का इतिहास था और तो उसके बाद जो मध्यकाल आरंभ हुआ, तो मध्यकालीन इतिहास प्राचीन काल के इतिहास से पूरी तरीके से अलग है। मध्यकाल के आरंभ में भारतीयों का संपर्क एक अन्य धार्मिक मत के अनुयायियों से हुआ। यानी मध्यकाल की शुरुआत में, आरंभ में मीन्स शुरुआत में, जो भारतीय लोग थे उनका संपर्क एक अन्य धार्मिक, एक यानी कि दूसरे मत के धार्मिक अनुयायियों से हुआ, और इसके संपर्क के परिणाम स्वरूप समाज में कुछ परिवर्तन आए। यानी जो नए मत के धार्मिक अनुयायियों से भारतीयों का संपर्क हुआ, उससे हमारे देश में काफी परिवर्तन हुए। मीन्स वर्तमान काल में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं का विकास इसी काल में हुआ। मीन्स वर्तमान समय में हम जो भाषाएं बोलते हैं या हमारे देश में बोली जाती हैं, उनमें से उन भाषाओं का विकास इसी काल में हुआ। और भिन्न प्रकार के वस्त्र मीन्स होता है कपड़े, तथा खाद्य पदार्थ मीन्स खाने वाले पदार्थ लोकप्रिय हुए। यानी बाद का जो कुछ बदलाव हुआ उसमें काफी
चेंज हुआ और जो हम वर्तमान में भाषा बोल रहे हैं और जो कपड़ों का चलन है या वस्त्रों का चलन है, खाद्य पदार्थ हैं, ये फिर लोकप्रिय हुए। इस काल के संबंध में हमारा ज्ञान अधिक है क्योंकि ऐसे अनेक साधन अथवा स्रोत उपलब्ध हैं जो हमें तात्कालीन इतिहास की स्पष्ट जानकारी देते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि हमारा जो मध्यकाल का इतिहास था उसके बारे में हमारी जानकारी प्राचीन काल के इतिहास से अधिक है तो गलत नहीं है। क्यों है? क्योंकि प्राचीन काल में कुछ साधन थे जिनसे हमको उस समय की जानकारी लगती थी, लेकिन जो मध्यकाल का समय रहा उसके कई साधन या स्रोत वर्तमान में उपलब्ध हैं जिनसे हम मध्यकाल की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया, तात्कालीन इतिहास की स्पष्ट जानकारी देते हैं, मीन्स उस समय के इतिहास की जानकारी देते हैं। तात्कालीन जो हमारा समय गुजर गया है जिसकी हम बात कर रहे हैं वह उस समय की जानकारी देना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इतिहास को 3 कालों में विभाजन या इतिहास का 3 कालों में जो विभाजन किस आधार पर किया जाता है इसको यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मध्यकालीन इतिहास के स्रोत या स्रोत मीन्स साधन, यानी मध्यकाल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास था उसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे पास कौन कौन से साधन हैं। आपको याद होगा कि प्राचीन काल का इतिहास जानने के मुख्य 2 स्रोत थे। कौन कौन से? नंबर 1 साहित्यिक और पुरातात्विक, मीन्स प्राचीन काल के इतिहास को जानने के सिर्फ 2 ही साधन उपलब्ध थे, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। ठीक ऐसे ही साधन हमें मध्यकाल का इतिहास जानने में भी सहायता देते हैं। मतलब इस तरह के साधन ही हमें मध्यकाल का इतिहास जानने में भी सहायता करते हैं। पूर्व मध्यकाल के साहित्यिक साधनों के रूप में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखा गया विवरण तथा पुरातात्विक साधनों से अभिलेखों अथवा ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए गए लेखों से प्राप्त होता है। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा पूर्व का मध्यकाल था जो कि 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक का समय था, उस समय की जानकारी तो हमें उस समय के जो साहित्यिक साधन थे जैसे कि ताड़पत्र और भोजपत्र, तो इन पर जो भी विवरण लिखा गया था उनसे हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 13वीं शताब्दी से कागज का उपयोग शुरू हो गया, यानी 13वीं शताब्दी मीन्स क्या होता है? सन 1300 से हमारे देश भारत में कागज का, यानी आज आप जिस पर लिखते हैं पढ़ते हैं, जो बुक्स होती हैं, ये जो कागज हम इस्तेमाल करते हैं यानी पेपर, इसका 13वीं शताब्दी से हमारे देश भारत में उपयोग होना शुरू हो गया और उन पर लिखी जानकारी जैसे तात्कालीन शासकों का जीवन वृत्तांत, उनके विभिन्न कार्य, राज्य विस्तार आदि प्रमाणिक स्रोतों के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। इस काल में तुर्क आक्रमणकारियों के साथ कुछ विदेशी लेखक भी भारत में आए थे, जैसे जिन्होंने सुल्तानों और मुगल साम्राज्य के विषय में विवरण लिखा। उनमें से कुछ के नाम मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, जैसे इब्न बतूता, मार्को पोलो, अल बरूनी, वर्नी, निकोलो कोटी, अब्दुल रज्जाक और बर्नियर तथा टेवनियर प्रमुख हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे देश भारत में सन 1300 में या 13वीं शताब्दी से कागज का उपयोग शुरू हो गया था। तो 1300 से जब कागज का शुरुआत भारत में हो गई थी, तो जो हमारा उत्तर मध्यकाल है जिसमें कि सन 1300 से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो समय है उसे हमने उत्तर मध्यकाल का नाम दिया गया है। तो उत्तर मध्यकाल में पुरातात्विक साधनों में जैसे ताड़पत्र और भोजपत्रों का उपयोग नहीं किया गया। उसके बाद हमारे देश में 13वीं से शताब्दी से कागज का उपयोग होने लगा था। तो अब हमको 13वीं से 18वीं शताब्दी का जो मध्यकाल है उसकी जानकारी प्राप्त करने में आसानी हुई। कैसे आसानी हुई?
क्योंकि कागज का इस्तेमाल होने लगा। तो कागज का इस्तेमाल होने से उस समय पर कौन सी शासकों ने किस प्रकार शासन किया, उनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ, इसकी पूरी जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि तत्कालीन शासकों का जीवन वृत्तांत, मीन्स उनका पूरा जीवन परिचय, उनके द्वारा किए गए कार्य, उन्होंने किस तरह राज्य का विस्तार किया, मीन्स उस समय के जो शासक थे किस तरह उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, इस बात के प्रमाणिक स्रोत उपलब्ध हैं। इस काल में यानी उस समय तुर्क आक्रमणकारियों के साथ कुछ विदेशी लेखक भी भारत आए थे। मीन्स सन 1300 या 13वीं शताब्दी से के बाद भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे, जैसे तुर्क आक्रमणकारी, तो उनके साथ कुछ विदेशी लेखक भी भारत में आए। तो उनके नाम मैंने आपको यहाँ पर एक बता दिया है, फिर मैं आपको रिपीट करना चाहूँगी कि जिन्होंने उस समय जो हमारे देश में शासक थे या वो थे मुगल, तो मुगल साम्राज्य के विषय में विवरण लिखा गया है, यानी कि कागज पर लिखा गया उनके विषय में विवरण हमें जानकारी देता है। तो उस समय जो विदेशी लेखक आए थे जिन्हें अपने शासकों के बारे में, भारत की उस समय का जो इतिहास रहा, सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो लेखक कौन थे ये मैंने आपको अभी बताया, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ। तो जिन्होंने उस समय के इतिहास की जानकारी दी है और जो बाहर से हमारे देश में लेखक आए थे उनके नाम हैं इब्न बतूता, यानी तुर्क आक्रमणकारियों के साथ आए थे। यह जो लेखक हैं ये भारत के नहीं हैं, तो ये विदेशी लेखक हैं। इब्न बतूता, मार्को पोलो, अल्ब बरूनी और निकोलो कोटी, अब्दुल रज्जाक, बर्नियर तथा टेवनियर, इन लेखकों ने उत्तर मध्यकालीन भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और इसकी जानकारी हमें इनके द्वारा लिखे हुए साहित्यिक स्रोतों से मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस तरह मध्यकालीन साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानने की कोशिश की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्व मध्यकाल के आरंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। अभी हमने उत्तर मध्यकाल की जानकारी ली, समझने की कोशिश की थी। अब मैं आपको बता रही हूँ पूर्व मध्यकाल के आरंभ की, यानी कि हमारा देश में जो पूर्व मध्यकाल का समय था, जो कि सन 800 से लेकर 1200, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक था पूर्व का समय। उस समय हमारे देश में मध्यकाल में शुरुआत किस तरह थी, भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो पूर्व मध्यकाल के आरंभ में, आरंभ मीन्स होता है शुरुआत में, उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व मध्यकाल के शुरुआत में जो हमारा उत्तर भारत है, यहाँ पर शब्द आया है उत्तर भारत। तो उत्तर भारत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। उत्तर भारत मीन्स जो भारत देश की उत्तर दिशा है और इस दिशा में जो राज्य स्थित हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर आप सबने नाम सुना होगा, बहुत विवादों में रहता है। तो जम्मू एंड कश्मीर सबसे भारत का उत्तरी राज्य है। यह है भारत की उत्तर दिशा में, फ्रंट में बिल्कुल उत्तर दिशा में स्थित राज्य है। इसके बाद दिल्ली। तो इस तरह मैंने आपको 4 राज्यों के नाम बताए जो कि भारत की उत्तर दिशा में है। सबसे पहले अब मैंने आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तर प्रदेश, तो ये भारत के उत्तर दिशा के या उत्तर दिशा में स्थित राज्य हैं। तो यहाँ पर मध्यकाल में भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, यानी हमारे देश में जो पूर्व मध्यकाल था उसमें यहाँ पर अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिनमें राज्य विस्तार के लिए परस्पर संघर्ष चलते रहते थे। यानी भारत के उत्तर दिशा के जो राज्य थे वहां पर छोटे छोटे राज्य थे और इन राज्यों को बढ़ाने के लिए, राज्य विस्तार मीन्स राज्य को और बढ़ाने के लिए वहां के राजा महाराजाओं में आपस में संघर्ष लगातार चलते रहते थे। अब दक्षिण भारत में भी अनेक राज्यों का अस्तित्व था। दक्षिण भारत
अब आप लोग कहेंगे कि चूंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया उत्तर भारत, अब यहाँ पर शब्द आ गया दक्षिण भारत। तो चूंकि दक्षिण भारत का मतलब यह है कि भारत की दक्षिण दिशा में जो राज्य स्थित हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया उत्तर भारत यानी भारत की उत्तर दिशा में स्थित राज्य। तो दक्षिण भारत में भी, यानी जैसे दक्षिण भारत की बात मैं कर रही हूँ आपसे, तो दक्षिण भारत मीन्स भारत की दक्षिण दिशा के राज्य, जैसे तमिलनाडु जो कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ये 4 राज्य भारत की दक्षिण दिशा वाले राज्य हैं। तो यहाँ पर भी अनेक राज्यों का अस्तित्व था, मतलब कई राज्य थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली चोल राज्य था। यानी दक्षिण भारत में भी कई राज्य थे, लेकिन दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनमें सबसे जो शक्तिशाली राज्य था वह था चोल राज्य। चोल राज्य आरंभ में इनका राज्य कोरोमंडल और मद्रास मीन्स चेन्नई वहां तक था। यानी चोल राज्य का जो साम्राज्य फैला हुआ था शुरुआत में है कोरोमंडल से लेकर चेन्नई तक फैला हुआ था। चेन्नई तमिलनाडु मीन्स मद्रास राज्य की राजधानी भी है वर्तमान में। बाद में 9वीं शताब्दी, यहाँ पर शब्द आया 9वीं शताब्दी, यानी 9वीं शताब्दी में चोल नरेशों ने पांड्य राजाओं से तंजौर जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी जो चोल राजा थे उन्होंने 9वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं, नरेश, यहाँ पे एक और शब्द आया है नरेश, नरेश मीन्स होता है राजा। तो जो चोल राजा थे उन्होंने पांड्य राजाओं को से लड़ाई करके तंजौर को जीत लिया था, यानी उनसे युद्ध करके तंजौर को जीत लिया था और फिर उसे अपनी राजधानी बनाया। चोल राजाओं ने व्यवस्थित शासन प्रबंध के लिए साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया। मीन्स जो चोल राजा थे उन्होंने अपने राज्य को या शासन को चलाने के लिए कई अच्छी व्यवस्थाएं की और उन्होंने अपने राज्य को कई भागों में बांट दिया, विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया। मीन्स कई छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ की, मीन्स वहां उन्होंने अपने राज्य की आर्थिक स्थिति, यानी आर्थिक मीन्स होता है पैसा, तो धन की व्यवस्था काफी मजबूत की और साहित्यिक तथा स्थापत्य कला को संरक्षण दिया। मीन्स साहित्यिक मतलब जो साहित्यिक जैसे आपके जो ग्रंथ होते हैं या जो भी पहले की चीजें होती हैं जिन पर लिखा जाता है उनका, और स्थापत्य यानी भवन निर्माण की जो मतलब की कला है या भवन निर्माण का जो कार्य है उसको काफी संरक्षण दिया। मीन्स उसको बढ़ावा दिया। उनकी सामुद्रिक शक्ति बहुत बड़ी हुई थी, यानी जो चोल राजा थे उनकी समुद्रिक शक्ति बढ़ी हुई थी। और चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने, किसने, चोल राज्यों का जो पहला राजा था चोल नरेश, नरेश मैंने आपको बताया मीन्स होता है राजा। तो चोल साम्राज्य में जो पहला राजा था जिसका नाम है राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने सन 1025 में मलाया तथा सुमात्रा द्वीपों पर विजय प्राप्त की। यानी चोल राज्य में जो उनका पहला राजा था राजेंद्र प्रथम, उसने सन 1025 में मलाया और सुमात्रा द्वीपों पर विजय प्राप्त की। मीन्स उनको युद्धों द्वारा जीत लिया। भारतीय शासक द्वारा पहला समुद्र पार अभियान था। यह जो उन्होंने मलाया और सुमात्रा द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी, यह किसी भारतीय राजा द्वारा समुद्र के उस तरफ अभियान चलाकर उसे जीतने वाला यह पहला अभियान था। यानी यह पहले राजा थे जिन्होंने समुद्र के उस तरफ तक अपनी शक्ति से, अपनी लड़ाई से जीत कर युद्धों से उन पर सुमात्रा और मलाया द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया था। द्वीपों के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। चोल राज्य के व्यापारिक संबंध चीन तथा दक्षिण एशिया के अन्य देशों से थे। यहाँ पर शब्द आया है चीन तथा दक्षिण एशिया। तो जो चोल वंश था, तो चोल राजाओं के जो संबंध थे, व्यापारिक संबंध, व्यापारिक मतलब व्यापारिक जिनसे वह व्यापार करते थे, तो व्यापार के उनके जो संबंध थे वह
चीन से भी थे, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। आपको पता ही होगा वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, चीन से हमारी भारतीय सीमाओं को लेकर थोड़ी सी विवाद वर्तमान में चल रहा है। इसके पहले भी हमारा अनबन चीन से हमारी रही है, युद्ध भी हमारा 1962 में चीन के साथ हो चुका है। यानी मैं आपसे कहूं कि चीन हमारा पड़ोसी देश है, जो कि हमारे देश की उत्तर दिशा में स्थित है। तो चीन के बारे में आप सब जानते ही हैं। दक्षिण एशिया के अन्य देशों से भी थे, मीन्स जो एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप की दक्षिण दिशा में जो देश हैं, तो उन देशों से तक चोल राज्य के व्यापारिक संबंध थे। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर पूर्व मध्यकाल के आरंभ में या शुरुआत में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसको यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यूरोप में मध्यकाल, यहाँ पर शब्द आया है यूरोप में मध्यकाल। हम पढ़ रहे हैं इस पार्ट में मध्यकाल। अब ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाया कि भारत की बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि पूर्व मध्यकाल में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, और यहाँ की जो हेडिंग है वह है यूरोप में मध्यकाल। यूरोप एक महाद्वीप है, आप सबने पढ़ा होगा कक्षा 6 में। तो यूरोप महाद्वीप में मध्यकाल का जो समय था कैसा था, यानी यूरोप महाद्वीप के अंदर जो देश हैं और उन देशों में मध्यकाल की स्थिति कैसी थी, उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं या जो समझेंगे, ये भारत के बारे में नहीं, ये यूरोप के बारे में है। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर 5वीं शताब्दी में मीन्स सन 500 के आसपास में यूरोप के शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। मीन्स 5वीं शताब्दी में यूरोप में जो शक्तिशाली रोमन साम्राज्य था, या जो रोमन साम्राज्य का जो दबदबा था, उसका समापन यानी वह धीरे धीरे पतन की ओर चला गया, उसका पतन होना शुरू हो गया। अनेक स्थानों पर छोटी छोटी प्रादेशिक सत्ताओं का उदय हुआ। मीन्स कई स्थानों पर छोटी छोटी प्रादेशिक यानी सत्ताएं यानी कि राज्यों का उदय हुआ, यानी छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ या नए छोटे छोटे नए राज्य बने। ये छोटे छोटे शासक अपनी सत्ता स्थिर रखने के लिए जिन लोगों से सैनिक सहायता लेते थे, उन्हें वेतन के बदले जमीन का एक टुकड़ा देते थे। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है, ये जो छोटे रोमन साम्राज्य का समापन के बाद यूरोप के अनेक स्थानों पर जो छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हुए थे, तो इन छोटे छोटे राज्यों ने जो अपनी सत्ता को अच्छा रखने के लिए या अपनी सत्ता को स्थिर रखने के लिए जिन लोगों से सैनिक सहायता ली थी, मतलब जिन सैनिकों को रखा था अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, उन्हें वह वेतन के बदले में एक जमीन का टुकड़ा देते थे। मीन्स उन्हें वह नगद वेतन नहीं देते थे। जैसे आप पता ही होगा कि वेतन क्या होता है। तो वो जो सैनिक उनके यहाँ उनके राज्य में रहते थे और उनकी राज्य की रक्षा करते थे, उनके लिए वह वेतन ना देकर जमीन का टुकड़ा यानी जमीन का एक भाग देते थे। लैटिन भाषा में जमीन के ऐसे टुकड़े को फ्यूडम कहा जाता था। मीन्स जो मैंने आपसे अभी कहा कि जमीन का टुकड़ा, तो वहाँ के जो राजा वहाँ के सैनिकों के लिए जो कि उनके राज्य की रक्षा करते थे, उन्हें जमीन का टुकड़ा जो देते थे, तो उस जमीन के टुकड़े को लैटिन भाषा में, यानी लैटिन एक भाषा होती है, तो लैटिन भाषा में उसे फ्यूडम कहा जाता है। ऐसी जमीन के प्राप्तकर्ता फ्यूडल्स मीन्स सामंत कहलाने लगे। यानी जमीन का टुकड़ा क्या कहलाया? फ्यूडम। और ऐसे जमीन के प्राप्तकर्ता यानी जिन सैनिकों को वह जमीन का टुकड़ा दिया गया, उन्हें नाम दिया गया सामंत, यानी या हम उसको फ्यूडल्स कहें। फ्यूडल्स मीन्स सामंत, या सामंत और फ्यूडल्स दोनों एक ही। इंग्लिश में उसे लैटिन भाषा में उसे फ्यूडल्स कहा गया और उसी का अर्थ होता है सामंत। सामंत कहलाने लगे। और एक नवीन व्यवस्था फ्यूडलिज्म अथवा सामंतवाद अस्तित्व में आई। मीन्स वहां पर एक नई व्यवस्था सामने आई जिसका नाम पड़ा सामंतवाद। सामंत, अब चूंकि आपने सामंतवाद जो शब्द है वह कई जगह सुना होगा, टीवी पर भी, और कई लोगों के मुंह भी सुना होगा कि सामंतवाद यानी कि ये तो सामंत है। तो अब
उसी सामंत के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सामंत लोग अपने भू प्रदेश के को सुदृढ़ व्यवस्था, यानी सामंत जो होते थे, सामंत लोग अपने भू प्रदेश के सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध रखते थे, यानी जिन्हें जो काम सौंपा गया था राज्य की रक्षा करने के लिए, तो वह एक मजबूत व्यवस्था रखते थे। सुदृढ़ मीन्स होता है मजबूत, तो सुदृढ़ व्यवस्था सुरक्षा प्रबंध यानी मजबूत व्यवस्था रखते थे, मीन्स वह व्यवस्था अच्छी रखते थे। वे छोटे छोटे किलों में रहते थे। कौन? मीन्स सामंत लोग छोटे छोटे किलों में रहते थे। किला कैसे होते थे? उनके छोटे होते थे, जिन्हें कैसल या फिर गढ़ी कहा जाता है। ये मीन्स सामंत लोग जो रहते थे, छोटे छोटे किले होते थे और उन्हीं किले को कैसल भी कहा जाता है और गढ़ी भी कहा जाता है। सामंतों के भू प्रदेशों के किसानों और श्रमिकों पर स्वामी की निरंकुश सत्ता रहती थी। मीन्स जो सामंत लोग होते थे, उनकी किसानों पर और वहां पर उस गांव के या उस राज्य के जो किसान होते थे और वहां पर जो काम करने वाले श्रमिक मीन्स होता है मजदूर, इंग्लिश में इसे कहते हैं लेबर। तो किसानों और श्रमिकों पर स्वामी की निरंकुश सत्ता रहती थी, मतलब उस पर निरंकुश का अर्थ होता है जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके। तो जो सामंत होते थे, उनके राज्यों के जो किसान और मजदूर होते थे, उन पर उनकी निरंकुश सत्ता रहती थी, मीन्स उनको कोई नहीं रोक सकता था। सामंत विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। जो सामंत लोग होते थे, विलासतापूर्ण शब्द का मतलब होता है कि वह ऐशो आराम वाली जिंदगी जीते थे और किसानों पर अत्याचार करते थे, और उनके जो राज्य के किसान होते थे उन पर वह बहुत अत्याचार करते थे। गरीब किसान वंशानुगत दास बने रहते थे। मीन्स जो किसान होते थे उनके राज्य के, वह वंशानुगत दास बने रहते थे। वंशानुगत मीन्स होता है जैसे किसी कोई पिता या कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम करता है, उसके बाद उसका बेटा भी उनके यहाँ काम करेगा, फिर उसका बेटा भी, मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी। वंशानुगत का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक के बाद एक का यानी मजदूर बना रहना, उनके नीचे काम करना। इन्हें सर्फ मीन्स भूदास कहा जाता था। मीन्स जो गरीब किसान होते थे उन्हें सर्फ कहा जाता था, और सर्फ का मतलब होता है भूदास। भू मीन्स होता है भूमि, दास मीन्स होता है गुलाम, यानी भूमि का गुलाम कहा जाता था, यानी उन्हें सर्फ कहा जाता था या फिर भूदास कहा जाता था। दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी गुलाम मीन्स नौकर। तात्कालीन यूरोपीय समाज में भूदासों की संख्या बहुत थी। तात्कालीन मीन्स उस समय का जो समाज था, उस समाज में ऐसे भूदासों की संख्या काफी अधिक थी। ये सामंतों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे और दयनीय जीवन जीने के लिए विवश थे। मीन्स जो वहाँ के यूरोप राज्य के जो गरीब किसान होते थे, वहाँ के जो मजदूर होते थे, जो कि सामंतों के अंडर में काम करते थे, वो किसान और मजदूर उनके साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ वह आवाज तक नहीं उठा पाते थे और उनकी स्थिति दयनीय मीन्स दया के पात्र और शोचनीय थी। तो इस तरह यूरोप में मध्यकाल था। मीन्स यूरोप में मध्यकाल में किसानों की, मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी। तो यानी हमारे देश के मध्यकाल में और यूरोप के मध्यकाल में काफी भिन्नताएं रही हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर भारत का मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और फिर उसके बाद यूरोप में मध्यकाल को समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।